खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पम शून्य छन्नूलाल मिश्र की दोनों बेटियों के बीच चल रहा विवाद गहराता जा रहा है। आज कैट स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में पशून्य जी की तीसरी बेटी ममता मिश्रा वाजपेयी ने बताया कि छोटी बहन नमता मिश्रा को फ्लैट सन 0202 गणेश सुधा अपार्टमेंट महमूदगंज को मेरे व बड़े भैया का फर्जी दस्तखत कर हड़पने के मामले में सत्र न्यायालय द्वारा अप्रैल 2023 को धारा 323, 420, 468 के तहत समन जारी किया गया था, जिससे बचने के लिए वह उच्च न्यायालय में 482 के तहत गई तो के लिए कहा गया। जुलाई माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मीडिएशन 24 में मीडिएशन प्रारंभ हुआ, पर मध्यस्थता के दौरान मेरे व मेरे पति, जिनका इस विवाद से कुछ लेना देना नहीं है, पर सत्र न्यायालय में फर्जी केस आरोपित कर दिया, जिसमें 5 लाख उधार व 15 लाख की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है, जो कि सर्वथा निराधार है। पिछले 2 साल हो गए मैं पिताजी से नहीं मिल पाई हूँ। मेरे लिए तो आज भी वे नजर बंद है। इस विवाद की शुरुआत 11 अप्रैल 2023 को नम्रता द्वारा मेरे बाएं हाथ की अंगुली तोड़ने से हुई थी। पिताजी के प्रभाव से आज तक पुलिस चार्जशीट तक अदालत में पेश नहीं कर पाई, जिसके कारण नमता का मन बढ़ गया। उसे समझ आ गया कि वह कुछ भी कर सकती हैं, परंतु मुझे अब भी न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। मैं पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी की तीसरी पुत्री ममता मिश्रा वाजपेयी हूँ। मैडम, आज आपने प्रेस वार्ता रखी है, किस लिए, क्या मामला है? सर, मेरा और मेरी छोटी सिस्टर नम्रता मिश्रा से, जो कि मिर्ज़ापुर के केबीपीजी कॉलेज में कार्यरत हैं, उनसे विवाद चल रहा है। 2023 से हमारा विवाद चल रहा है। उन्होंने अप्रैल में मेरी उंगली तोड़ दी थी। वसीयत की बातें हो रही थी, तो गुस्से में उन्होंने मेरी उंगली तोड़ दी थी, तो मैंने उनके ऊपर केस कर दिया था। तो उसके बाद फिर जुलाई में मुझे पता चला कि जो एक हमारा 2 BHK फ्लैट है, उसको पिताजी ने मुझे और मेरी बड़ी दीदी के पुत्र आदित्य मिश्रा को दिया है 50-50%। वो भी नम्रता ने मेरा और मेरे भैया पंडित राम कुमार मिश्रा जी का जाली सिग्नेचर करके उन्होंने घर अपने नाम कर लिया है, नामांकन की प्रक्रिया वगैरह करके। तो उसके लिए भी हमने केस किया, जिसके लिए मार्च 2023 में नम्रता को 3 धाराओं में IPC की धारा 323, 420, 468 में सम्मन गया था। तो उसके बाद वो उससे बचने के लिए उसको चैलेंज करते हुए वो हाई कोर्ट में गई। तो वहाँ पर कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने मीडिएशन के लिए भेज दिया कि मीडिया समझौता कर लीजिए। उसके बाद मुझे तो लगा कि अब केस ख़त्म होगा, क्योंकि मुझे भी पारिवारिक, मेरी छोटी सगी बहन है, तो मुझे लगा कि अब वहाँ पर मिलके बात कर लेंगे और समझौता होगा, बात सुना तो जाएगा। क्योंकि मैंने इन दौरान पिताजी से मिलने की बहुत कोशिश की, फिर पर नम्रता लगातार फ़ोन पर और जिसके ज़रिए भी हम कहलवाते थे, वो कहती थी नहीं, वो यहाँ अलाउड नहीं है, उनको यहाँ नहीं आना है, हम नहीं मिलने देंगे पिताजी से। गए घर तो भी उन्होंने मिलने नहीं दिया, छोटी कभी में दरवाज़ा तक नहीं खोलने दिया, खोला, मुझे मिलने नहीं दिया पिताजी से। तो इसके बाद मुझे न्यायालय का शरण लेना पड़ा, तो मैंने उनके ऊपर केस किया और मैंने समन गया है नम्रता को, उसकी जानकारी तक मीडिया में कुछ नहीं कहा कि अब बस जब मीडिएशन में है तो हम समझौता करके बात को ख़त्म करते हैं। पर नम्रता मीडिएशन में भी आई। मुझे लगा कि चलो 2 साल बाद बहन को देखा है तो सब बातें ख़त्म होगी। और उनके साथ मेरी मझली दीदी हैं अनीता मिश्रा, अमिता उपाध्याय दीदी, वो भी आई थी। आप लोग कितनी बहनें हैं? हम लोग 4 बहनें हैं और हमारे एक सबसे बड़े भैया हैं। तो एक दीदी हमारी गुजर गई थी, मेडविन हॉस्पिटल वाला जो हुआ था कोरोना काल में। और तो फिर विवाद क्या तीनों लोगों में नहीं, हम विवाद विवाद केवल मेरा और नम्रता का है। क्यों ऐसा क्यों हुआ कि विवाद केवल आप ही 2 लोग? क्योंकि देखिए, नम्रता का, मेरी शादी के बाद ही नम्रता ये चाहती थी कि अब जो भी पिताजी की संपत्ति है, कुछ भी है, सब उनका है। तो इसका हम लोग को इसका विरोध करते हुए भैया आए। मतलब आपने मेरी शादी के बाद ही हमारे नाम पे और हमारे घर में जिसके भी नाम पे FD वगैरह थी, नम्रता सब तुड़वा कर अपने बैंक में अपने नाम से, अपने पिताजी के नाम से HDFC में करवाने लगी। क्या पिताजी सहमत है? ये विवाद जो इतना हो रहा है, इसमें पिताजी देखिए 90 साल के हो चुके हैं। अब वो, उनको उम्र की वजह से सुनने में भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो उतना समझ नहीं पाते हैं। उनको नम्रता ज़्यादातर जो कहती है वही समझ पाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं।
तो विवाद तो हम लोग नम्रता को बस ये एतराज़ था कि हम क्यों तो वो वसीयत कराएं। मिलने के पीछे क्या मकसद है? क्या वो आप भी उनकी बेटी हैं, वो भी बेटी हैं, तो आप हाँ, मिलने के लिए क्या क्यों नहीं सोचिए मिलने सर दिया? जरा कि ऐसा हमको क्यों नहीं? नम्रता मिलने, ऐसा क्यों? आपको क्योंकि क्या वो लगता है इसमें क्या मामला सोचिए है? सर, हम पिताजी से अपनी बात कैसे कहते? हम मिलेंगे तभी ना कहेंगे कि नहीं, पिताजी मिलने नम्रता नहीं ने, दे रहे, तो इसके पीछे आपको क्या लग रहा है, क्यों नहीं मिलने दे ये तो रहे? नम्रता ज़्यादा बता पाएंगी ना। उनको लग रहा होगा कि शायद उनकी सच्चाई हम पिताजी को बता देंगे, क्योंकि ये कोई भी पिता ऐसा, और मेरे पिता जैसे भगवान स्वरूप मेरे पिताजी ऐसा कर ही नहीं सकते कि हमको याद न कर रहे हों, या फिर उनको पता न हो कि मेरी एक और भी पुत्री ममता मिश्रा भी है। तो सर हम लोग जब मेडिएशन में गए तो नम्रता का रवैया इतना ज़्यादा बुरा था कि वो, मुझे लगा कि यहाँ पर आई है। ऐसा भी हो सकता है कि उनको लगा हो कि मामला कोर्ट में है, कहीं उसको लेके कहीं और कोई चीज़ें न खड़ी। सेशन में मैंने तो अपना पक्ष रखा कि नम्रता मुझसे माफ़ी मांग ले, और घर का जो मैटर है, जो पिताजी ने कहा है, और बैठ के बात कर लीजिए। सबका नाम भी चढ़ाना है तो आप बैठ कर एक बार बात कर लीजिए। और वहाँ वो उल्टा ही बोल रही है कि ममता यदि मीडिया में जाती हैं। मैं कभी नहीं आई मीडिया में, पिताजी को लेकर वो वही आती है। देखिए, विवाद मेरा और नम्रता का है, न कि मेरा और पिताजी का। मैंने पिताजी पे कोई केस न किया, मेरा पिताजी से न कभी विवाद था, न है, न कभी हो सकता है। तो नम्रता पिताजी को ले आके, अगर मैंने नम्रता पे केस किया है, नम्रता सही है, तो वो कोर्ट में आके अपना पक्ष रख सकती हैं। अब सब वो हाई कोर्ट भी गई तो उसके बाद आके अपना पक्ष रखे। पिताजी को तो मीडिया में वही लेकर आती हैं, पिताजी से गलत गलत बयान दिलवाती हैं कि हम 50 लाख रुपए मांग रहे हैं, और हम पूरा मेरा नाजायज़ मांगे कि घर पूरा मेरे नाम कर दिया जाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। गिफ्ट करा लिया अकेले अपने नाम पर, जिसकी जानकारी किसी को नहीं थी। वो पिताजी को लेके जाती है कि हमको वकील साहब से मिलवाना है, और ले जाती है कचहरी में, वो करा लेती है अपने नाम। तो ये सारा मामला मतलब जितना है सब उनका मनगढ़ंत है, कोई सच्चाई नहीं है। सर अभी देखिए मनगढ़ंत, हम ये कह रहे हैं कि मीडिएशन अभी चल रहा है। मैं अपनी तरफ से केस सब खत्म करने वाली थी कि समझौता हो जाए तो ख़त्म कर दिया जाए, परंतु मुझे अभी दिसंबर में जब ये चल रहा है मीडिएशन, मुझे पता चला कि नम्रता ने मेरे और मेरे पति के ऊपर, चंद्रशेखर वाजपेयी जी, जिनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, उनका नम्रता से बातचीत भी, शादी के 2.5 साल में ज़्यादा बातचीत हुआ ही नहीं है कुछ भी। उनके ऊपर ये कचहरी लगातार दौड़ रही है, मेरे और उनके ऊपर केस कर रही हैं। 174(2) करके कुछ है, उसमें वो केस कर रही हैं, धमकी का केस कर रही हैं, और 15 लाख के फ्रॉड का केस कर रही हैं। 15 लाख के फ्रॉड का मैं बता दूं कि उन्होंने जून में 2022 में उनके अकाउंट से 15 लाख रुपए गया था, मेरे अकाउंट में आया था। वो सही कह रही हैं, ये देखिए जिसमें है, लेकिन जिसकी जानकारी उनको उन्होंने लिखा है उसमें केस में कि उनको जानकारी अगस्त में होती है, जबकि नम्रता को आधी अधूरी जानकारी हुई। उनको ये जानकारी नहीं हुई कि जुलाई में उनके अकाउंट में वापस चला गया था वो 15 लाख रुपये। उन्होंने मांगा, 15 लाख रुपये अकाउंट में जा चुका है, जिसका भी झूठा लगा रही है कि उनका मैंने कुछ पैसा लिया है या कुछ फ्रॉड का जो कर रही हैं। नम्रता के अकाउंट से गया, लेकिन 2 महीने बाद ही नम्रता के अकाउंट में वापस भी गया है। नम्रता ने कहा था इनकम टैक्स के लिए कि दीदी अपने नाम पे कर लीजिए, तो मैंने कर लिया। 2 महीने बाद, मेरी शादी के बाद, वो कह रही हैं कि 15 लाख दे दीजिए, मैंने दे दिया। और ये वो जो झूठा आरोप लगा रही हैं कि मैंने उनसे 5 लाख रुपए नगद लिए। और मैं ये बता दूं कि वहाँ अनीता उपाध्याय दीदी आती हैं, वो साफ साफ कहती हैं कि मैं नम्रता की तरफ हूँ, क्योंकि भाई उनको नम्रता से स्वार्थ है, जो भी है। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य यही कि आप सच्चाई सबके सामने। सच्चाई ये ला रही हूँ कि नम्रता मेरे और मेरे पति के ऊपर बिल्कुल झूठा आरोप लगा रही हैं। और हुआ ये था कि 2023 में 22 अक्टूबर 2023 में हम लोग छोटी गैबी की तरफ से गुजर रहे थे, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि यहाँ बच्चे हम लोग के पुराने, हम लोग यहाँ रहते हैं, वहाँ पंडाल लगाते हैं। उस पंडाल में हम लोग गए, 2 मिनट में हमारा ड्राइवर भी गया, हम लोग गए वहाँ दर्शन करके आए। और उसी में नम्रता को किसी ने बता दिया होगा, मोहल्ले के बच्चे या कोई भी, कि हम लोग गए थे। तो उसमें नम्रता ने, जी थे मोहल्ले के, एक ध्रुव नारायण त्रिपाठी करके है, वो है तो बहुत प्यारा बच्चा, वो पिताजी ने उसकी नौकरी लगवाई थी। इसकी वजह से वो भी गवाह बन गया है कि हमने नम्रता को धमकी दिया। क्या चाहती हैं कि बैठ के सोचिए सर, बात करें? जी सर, बैठ के बात किया जाए और मुझे पिताजी से मिलने दिया जाए। सोचिए सर, हम नम्रता से नगद हम पैसा क्यों लेंगे? मेरे अकाउंट में 5 लाख का 10 गुना पैसे हैं, तो मैं अपना पैसा भी यूज़ कर सकती थी। मैंने नगद लिया नम्रता से। आप यही चाहती हैं कि आप पिता से मिले और जी बैठ सर, के घर और में सोचिए किया सर जाए? कि हम वहाँ पिताजी को सुनने में दिक्कत हो रही है, पंडाल में जहाँ नॉन स्टॉप म्यूजिक बजता रहता है, वहाँ हम माइक लेके गए थे क्या कि हम नम्रता को धमकी देंगे?
हम धमकी देंगे क्यों सर? हम नम्रता को धमकी देंगे कि नम्रता हम तुम्हारे ऊपर झूठा केस कर देंगे, जबकि हम नम्रता को उसके पहले ही नोटिस भेज चुके थे और अक्टूबर में केस भी कर चुके थे। अब आपकी यही मांग है, मतलब आप यही चाहते हैं कि हम आप परिवार के लोगों लोग को मिले जी परिवार के लोग मिले, और हम आप लोग को ये सच्चाई से अवगत कराना चाहते हैं कि नम्रता मेरे ऊपर लगातार झूठा आरोप लगा रही है। एक बार पिताजी का अकाउंट से 39 लाख का लगाई, पुलिस ने परीक्षण भी किया, उसमें भी मैं निर्दोष साबित हुई। ठीक। उसने लगातार वो मेरे और अब मेरे पति के ऊपर भी झूठे झूठे आरोप लगा रही है। ये सब न करे। और मैंने अभी हाई कोर्ट में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण करके एक है, उसको मैं दाखिल करने वाली हूँ कि मुझे पिताजी से आराम से मिलने दिया जाए। मुझे डर है कि मैं वहाँ से मेरी गाड़ी गुजर जा रही है तो नम्रता झूठे केस कर रही है। आप सोच के देखिए कि अगर हम घर जानते हैं, जान का भी खतरा है सर मुझे जान का खतरा। तो एक बात ये देखिए कि नम्रता जब मेरी गाड़ी बच गई आरोप लगा रही है, कल को मैं नम्रता के पिताजी से मिलने जाती हूँ तो दूसरे दिन पिताजी से वो मीडिया में झूठा बयान दिलवा देगी कि मैंने तो पिताजी के ऊपर हमला ही कर दिया या जान से मारने की धमकी दे दी।